नमस्कार। आज हम लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। लेक्चर 16 आज हम थोड़ा-सा जो है मूड ये कर रहा है कि आपको हम ये बताएँ कि कभी-कभी पुलिस भी मनुष्य पे ज्यादती करती है। तो पुलिस की जो द्वारा की गई एट्रोसिटीज़ हैं वो भी इसी चैप्टर में कवर होती हैं जिसमें जिस तरीके से कुछ लोग सामान्य आदमी या कह दें अपराधी किस्म के लोग जनता के लोगों को मारते-पीटते हैं, तब उनके खिलाफ जब ये अपराध बनते हैं, जैसे कि पहले मेरे द्वारा बताए गए हैं 114, 15, 16, 17, 18 के अपराध जिस तरीके से बनते हैं 23 के, इसी तरीके से जब पुलिस किसी के साथ मारपीट करती है या पुलिस से जो आशा की जाती है, उसके मुताबिक कृत्य नहीं करती है और कार्य नहीं करती है और व्यक्तियों की पिटाई करती है, चोट पहुँचाती है, तो पुलिस भी उसी तरीके से ज़िम्मेदार होती है। एक्ट में इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे देश के कानून के अंदर पुलिस को पावर दी गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है, तो वो अबोव लॉ नहीं है। उनकी भी पावर हमारे लॉ ने, हमारे लेजिस्लेचर ने, विधि निर्माता ने, उनकी पावर्स भी एक लिमिटेड दायरे में जब तक कि वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए तब तक है। तो आज हम सेक्शन 120 को ज़िक्र करेंगे और 190 को ज़िक्र करेंगे और 199 को ज़िक्र करेंगे। तो इन सेक्शंस को जब ज़िक्र करेंगे तो आप इसमें ये पता लगेगा आपको कि कई बार पुलिस की ज़्यादतियों से भी निपटना ज़रूरी होता है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि 80 से 85% पुलिस ऑफिसर बिल्कुल ठीक है और एज़ पर रूल्स, एज़ पर लॉ काम करते हैं। लेकिन वो 20% या 10% या 5% कह दो, जो बिगड़े हुए हैं, जो काम को सही तरीके से नहीं करते, तो उनसे निपटने की व्यवस्था भी हमारा कानून करता है। और इसीलिए पुलिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईपीएस लेके आए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जिनको पुलिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो सब लोग भी इसमें ध्यान देते हैं कि भई कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में खराबी ना आ जाए। देखिए, संसार में बगावतें कब इकट्ठा होती हैं? बगावतें तब होती हैं जब हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो पिलर्स हैं, सही रूप से काम करना बंद कर दें। जैसे नेता सही रूप से काम करना बंद कर दें, न्यायपालिका सही रूप से काम करना बंद कर दे, कार्यपालिका काम करना बंद कर दे सही तरीके से, विधायिका काम करना बंद कर दे। जब ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन्स हैं, अगर ये काम करना बंद कर देती हैं, तब वो आती है। तो इसलिए हमारे कानून में पुलिस को जितनी पावर दी गई है, तो उनके ऊपर एक अंकुश लगाने की भी कोशिश की गई है और वो ठीक भी है, वो न्यायप्रिय है। आओ ज़रा सुनते हैं। ज़रा-सा अब आप स समझिए, कभी-कभी क्या होता है जैसे ही पुलिस किसी को पकड़ती है, तो पकड़ने में पुलिस जो है उसको जो है उसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जिसे आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, थर्ड डिग्री की पावर लॉ नहीं देता। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर किसी ने अपराध किया है, तो पुलिस का काम उसको पकड़ने का है। पुलिस उसको पकड़े, पकड़ने के बाद में मजिस्ट्रेट को पेश करे 24 घंटे के अंदर और मजिस्ट्रेट को पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराए। अर्थात उसके मेडिकल में कोई भी चोटें नहीं आनी चाहिए। अर्थात मेडिकल इसीलिए
नियम है मेडिकल कराना मुलजिम का, ताकि जिससे ये पता लग सके कि पुलिस कस्टडी के अंदर कोई एट्रोसिटी तो नहीं की गई है। तो ये हमारे यहाँ पहले से भी नियम है और पुलिस करती भी ऐसा है, लेकिन कई बार मारपीट करती है। मैं ये नहीं कहता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा कि मारपीट करना पुलिस का अधिकार है। मारपीट करके हम किसी से मुलजिम से अपराध कबूल करवा लें, फायदा क्या है? क्योंकि हमारा लॉ तो ये कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई बयान वैल्यू नहीं रखता। अरे अगर आपने मारपीट के करा भी लिया, तुम्हारे सामने दिया गया बयान कोई वैल्यू नहीं रखता, तो काय को मारपीट रहे हो भाई? लेकिन बात यह है कि लॉ कुछ और है और वास्तविकता कुछ और होती है। चोर इतना आसानी से बताने वाला भी नहीं होता, कई बार मारपीट की जाती है। अब ये तो नहीं मैं कहता कि लॉ में परमिटेड है वो मारपीट, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ का, वास्तविक लाइफ का, देखिए लाइफ दो प्रकार की है, एक असल लाइफ, एक नकल लाइफ। नकल लाइफ कुछ और होती है। नकल लाइफ नहीं कह सकता मैं, वो शब्द मेरा गलत हो गया, मैं वापस देता हूँ। जैसे कानून में लिखी हुई बातें कुछ और होती हैं और जो प्रैक्टिकल बातें कुछ और होती हैं। पुलिस मुलजिम से पूछती है, मुलजिम नहीं बताता। वास्तविकता तो ये है कि मुलजिम को चाहिए कि पुलिस को चाहिए कि वो मुलजिम से ना पूछे, बल्कि मुलजिम के खिलाफ अपने आप में एविडेंस करें। हमारे इंडिया में क्या सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम मुलजिम को पकड़ने के बाद एविडेंस की तरफ को चलते हैं, लेकिन अब विदेशी लॉ में जाएंगे तो वो मुलजिम को पकड़ने से पहले ही सबूत इकट्ठे करना चालू करते हैं ताकि उससे मुलजिम तक पहुंचाया जा सके। आप जरा सा मेरी बात को समझें। विदेश में क्या करते हैं? विदेश में सबूत इकट्ठे करते हैं जो मुलजिम की तरफ को ले जाते हैं, और इंडिया में हमारे में क्या करते हैं कि हम पहले मुलजिम को पकड़ते हैं और उससे ही आशा करते हैं वो हमें सबूत बताए। लॉ तो हमारा कहता ही नहीं। लॉ हमारा क्या कहता है? लॉ हमारा ये नहीं कहता। लॉ ये कहता कि हम तो मुलजिम से के बात की विश्वास ही नहीं करते, मुलजिम की बात का विश्वास ही नहीं करते, और हमें तो जो एविडेंस लानी है वो अपने पास से अपने आप इकट्ठी करके लानी है। अब उदाहरण देता हूं आपको, जरा सा आप समझो जरा सा। एक आदमी ने एक आदमी का सिर फोड़ दिया। एक आदमी को पता है, दो आदमी हैं, एक ने मारा, दूसरे का सिर फोड़ दिया। एक तीसरा व्यक्ति देख रहा है, तीसरा व्यक्ति देख रहा है। उसकी जिम्मेदारी है कि तीसरे व्यक्ति को पुलिस को सूचित करे, लेकिन वो सूचित नहीं करता, तो वो तीसरा व्यक्ति तो अपराधी है। तीसरा व्यक्ति तो अपराधी है क्योंकि उसका कर्तव्य था कि सूचना देवे, लेकिन उनने नहीं दी। लेकिन हम मुलजिम को ये नहीं कह सकते कि भाई तूने मारने के बाद सूचना क्यों नहीं दी। कारण हमारा लॉ ये कहता है कि हम किसी भी मुलजिम से उसके खिलाफ उसी व्यक्ति से, उसी मुलजिम से ही एविडेंस देने के लिए नहीं कह सकते। अर्थात मुलजिम नहीं मारा और मुलजिम पुलिस को सूचना करे, ये हमारा कानून नहीं मानता। हमारा कानून ये तो मानता है मुलजिम ने किसी को मारा और किसी ने देखा तो वो पुलिस को सूचना करे, लेकिन मुलजिम नहीं मारा, मुलजिम सूचना करे, ये हमारा कानून परमिट नहीं करता। हमारा लॉ ये कहता है कि एक लिमिट जब क्रॉस होती है तब उसके लिए बात करता है। तो इसके लिए सेक्शन 120 पे मैं स्ट्रेस डालूंगा। क्या कहता है, जरा सा हिंदी में पढ़ता हूं पहले आपको। संस संस बड़ी अच्छी हिंदी है। लॉ की जो हिंदी है उसे अपने आप में समझना ही बहुत बड़ी खेल है। संस स्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके
संपत्ति का पर्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। अभी हिंदी में बाद में जो मतलब एक लोकल हिंदी होती है ना, जो आपकी समझ में आई, ये तो लीगल हिंदी है। आगे पढ़ता हूं। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए अथवा उपहत की जाए, या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रवर्तन कराया जा सके। इन दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाए। अब ये हिंदी आपने सुन ली, कितनी समझ में आई आपको ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ लूं एक बार, फिर मैं आपको सरल भाषा में अपनी में बताऊंगा, जिसे हम देसी भाषा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में एक बार और सुन लें। न जाने कौन आदमी वीडियो कहां से देख रहा है, कितने उसे समझ आ रही है, क्योंकि ये हिंदी तो ऐसी है जो साधारण आदमी को समझ में नहीं आवे। Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property. Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer, or any confession or any information which may lead to detection of an offense or mistake or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which such led to restoration of property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or shall also be liable to fine. इसी का सबसेक्शन 2 और पढ़ लेते हैं, फिर आगे सारा क्लियर कर देंगे। जो कोई धारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा से घोर उपहति, देखिए पहले वाले सेक्शन में था उपहति, क्या वर्ड था? उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति, स्वेच्छा उपहति, ये सिंपल इंजरी से है। यहां आप सिंपल इंजरी को समझ लेना, सिंपल इंजरी में 7 साल रखा है इन्होंने। स्वेच्छा से घोर उपहति, यहां जो सेक्शन 2 है वो घोर उपहति की बात करता है। दोनों में से किसी भांति का कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की और जुर्माने से होगी। अब नेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर करता हूं। इसके अंदर एक वर्ड है कन्फेशन, इसके अंदर वर्ड है एक संस्कृति, इसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं कन्फेशन। कन्फेशन वो स्टेटमेंट होता है जो मुलजिम पुलिस के समक्ष देता है, अर्थात जो अपने आपराधिक प्रवृत्ति को या किस तरीके से अपराध किया है उसकी जब वो बताता है तो इसको कन्फेशन कहा जाता है। इस कन्फेशन में पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल ना करे, मारपीट करके इस तरीके का कन्फेशन ना लिए जाएं। और दूसरा इसमें वर्ड आता है कंपेलिंग रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा ये आता है कि संपत्ति वगैरह को रेस्टोर कराने के लिए, बरामद कराने के लिए भी कह सकते हैं। इसके लिए जो मैं समझता हूँ रेस्टोरेशन तो मेरे मतलब कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ बरामद कराने के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए यदि पुलिस को मारपीट करती है तो उसको रोकने के लिए सेक्शन है। संस्कृति मीन्स कन्फेशन, जो व्यक्ति जब पुलिस पकड़ती है और उससे कहती है हाँ भाई तू ये बता तूने कैसे अपराध किया है, तो ये बताता है कि जनाब श्रीमान जी मैंने इस तरीके से मैं गया, वहां पर देखा कि सब जने चोरी सो रहे थे, मैंने चुपचाप ताला खोला, उनके सोने की चेनें चुराई
और सोने की चैनें चुराने के बाद मैं वहां ले गया और वहां ले जाके मैंने ये सोने की चीजें गिनी देखी और बाद में मैंने उसे फलाने फलाने सुनार को बेच दिया। ये ऐसी बातें मुलजिम पुलिस को बताता है। यहां वो यदि अपनी इच्छा से बता दे तो ठीक है, लेकिन यदि पुलिस इस बात को पूछने के लिए मारपीट करती है, अर्थात जो उसका क्षेत्राधिकार है, जहां तक संविधान ने, कानून ने, हमारे ने उसे अधिकार दे रखे हैं, यदि वो उससे ऊपर जाकर कार्य करती है, तो पुलिस का ऐसा और इस कार्य को करने के दौरान में यदि किसी व्यक्ति विशेष या अपराधी के या जो उस केस का सस्पेक्ट है, उसके सिंपल चोट लग जाती है, अर्थात चोट लग जाती है। चोटें मैंने बता दी हैं पहले अगले टॉपिक में आपको कि ग्रीवियस इंजरी, सिंपल इंजरी, इंजरी, डेंजरस इंजरी, ये क्या होती हैं? ये अगर देखना है तो आपको अगले 3-4 टॉपिक पीछे चले जाएँ, लेक्चर पीछे चले जाएँ, वहाँ से आप देख लेंगे। और मैंने मेडिकल, लीगल सब बता दिया कि एमएलसी वगैरह क्या होती है। तो ऐसी उसके करने के लिए जब पुलिस किसी के साथ मारपीट करती है, कॉन्फेशन करने के लिए या प्रॉपर्टी बरामद कराने के लिए या रिकवरी करने के लिए या उससे ऐसी चीज करने के लिए कि एक्सटॉर्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ धन दौलत करने के लिए वो करती है, तो ये कहा जाता है कि पुलिस धारा 120 के सबसेक्शन फर्स्ट का अपराध करती है। यदि पुलिस ऐसा अपराध करती है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और ये अपराध जमानते कॉग्निजेबल है, अर्थात इसमें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के एफआईआर हो सकती है, लेकिन बेलेबल दिखाया गया है और इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता और ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चलाया जा सकता है। इसी का अब सब सेक्शन 2 आता है। वो ये कहता है कि जब पुलिस इस तरीके की कन्फेशन रिकॉर्ड करने में, मुलजिम से माल बरामद करने के लिए, पूछने के लिए, बयान लेने के लिए उसके, यदि ऐसी मारपीट करती है जिससे उसे गंभीर चोट आ जाती है, तब पुलिस को 10 साल तक की सजा हो सकती है, कारावास जिसकी अवधि 10 साल रुपए से और जुर्माने से हो सकता है या दोनों से हो सकता है। ये भी संज्ञेय रखा है, लेकिन इसको अजमानते रखा है। इसको क्या रखा है? नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है। इसमें पुलिस को भी जेल में जाना पड़ सकता है और ये सेशन न्यायालय द्वारा ट्राइबल है। अब ये देखिए ग्रेविटी, देखिए आप, कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने कितनी ग्रेविटी रखी है ऑफेंस की, देख रहे हैं आप? सॉरी, अब इस ग्रेविटी को समझ लो। इसकी गंभीर चोट मारती, गंभीर चोट से मतलब ये जहां अंग भंग हो जाए, कान का पर्दे की सुनवाई जाना बंद पड़ जाए, दांत टूट जाए, आंख फूट जाए, मुंह चेहरा कुरूप हो जाए, 15 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहे, जब ऐसी गंभीर चोटें मार देती है तो पुलिस के खिलाफ ये हो सकता है। तो अब ये देखें, पुलिस एक दायरे में रहकर जब काम करेगी तब तो ठीक है, लेकिन जब दायरा हटा, मामला घटा, तब फिर पुलिस को भी भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ड्यूटी करें, नियम से करें, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप मनुष्य के साथ जानवर वाला व्यवहार करें। दरिंदगी नहीं की जा सकती। एक लिमिट में ही आप लॉ का इन्फोर्समेंट करेंगे। आपको टैक्टिक्स सीखनी होंगी। सिर्फ मारपीट करना, मारकाट करना या अभियुक्तों के सिर फाड़ देना, उनको साथ जबरदस्ती करना। देखो, आज एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं एक केस में काम कर रहा था, कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर कुछ व्यापारियों की हत्या हो गई और उनको ये समझ के हत्या कर दी पुलिस ने, एनकाउंटर कर दिया, कह दो, हत्या नहीं कहते, एकदम एनकाउंटर कर दिया कि ये इस गाड़ी में बदमाश है और बहुत बड़ा दिल्ली का हिस्ट्री से बदमाश है। पुलिस ने ये वेरीफाई तो किया नहीं कि निकाल के पहले देख लेती बदमाश को, बल्कि जैसी गाड़ी वो आके रुकी,
क्या गलत सूचना थी, क्या थी? पुलिस ने एट रैंडम उस पे गोली चलानी चालू कर दी, और गोली चलानी चालू कर दी तो उसके अंदर वो दोनों के दोनों व्यापारी मर गए। शोर मचा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी ये बदमाश थे, इन्होंने हमारे पे गोली चलाने की कोशिश की, फायरिंग करने की कोशिश करी, ये करी। बाद में पता लगा सर ये तो व्यापारी थे, और ये तो इनकम टैक्स पे ही थे, बड़े इज्जतदार आदमी थे, इनका तो क्राइम से दूर-दूर का रास्ता नहीं है। उस केस में मैं एक जज साहब के साथ काम करता था। एक्चुअली क्या है, एज़ अ सरकारी वकील होने के नाते हम लोग थोड़ी-सी सिम्पैथी पुलिस के प्रति रखते हैं। हम वैसे तो 1973 में गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस से हमारे डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया। लेकिन क्योंकि रात-दिन उनके साथ ही रहना होता है, तो एक सिम्पैथी होती है। तो उस केस का ट्रायल मैं नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, लेकिन जज साहब से मेरी बातचीत थी, उठ-बैठ थी। तो मैं जज साहब से वैसे ही पूछ बैठा, मैंने कहा सर, वैसे तो मैंने कहा सर अ, जानबूझ के तो नहीं किया, अन्याय गलती से ही मर्डर हुआ, मतलब एनकाउंटर हुआ है। मैंने कहा मिस्टेक है, मर्डर का मामला तो नहीं लगता। तो आज मुझे उस बात का एहसास होता है कि जज साहब ने मुझसे क्या कहा, जब मैंने कहा देखो विनोद शर्मा जी, बात ये है कि पुलिस है, अच्छे काम करे तो इसकी वाहवाही करनी चाहिए। अगर अच्छे काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, कानून के समर्थन में काम करे, कानून को बनाने के लिए काम करे, कानून को बचाने के लिए काम करे, संसद को बचाने के लिए काम करे, संसद की रक्षा के लिए काम करे, कानून की रक्षा के लिए काम करे, तब तो गोल्ड मेडल पाने के अधिकारी है। लेकिन क्योंकि इसको पावर इतनी दी गई है और इसकी पावर इन्फिनाइट हो जाएगी, तो ये बूचड़ खाना बना देंगे। क्या बना देंगे? बूचड़ खाना बना देंगे। द स्टेटमेंट, वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है कि देखिए, हमें उन पुलिस अधिकारियों से कोई गुरेज नहीं है जो लॉ को इन्फॉर्म, बिकॉज़ बहुत पवित्र धंधा है पुलिस का। लेकिन जो लॉ के दायरे में रहकर कानून की स्थापना करते हैं। गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, मैं जब-जब जन्म लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए लेता हूँ। तो ये जो पुलिस हमारी है, ये भगवान श्री कृष्ण की तरह हमारी जो संविधान, हमारे जो कानून, हमारी जो ये भारतीय दंड संहिता लिखी हुई है, इसको पालन कराने के लिए। लेकिन जैसे ही इसको पालन कराने की जगह वो इसमें क्राइम घुस जाती है या मनमानी करने लगती है या निरंकुश हो जाती है, तो उसके लिए ये सेक्शन 120, सॉरी, हाँ 120, अरे कहाँ चला गया मेरा सेक्शन, 121, नहीं क्या आ गया, 120, सॉरी 120, 120 सेक्शन काम आता है। ये तो रहा सर आपका ये वाला सेक्शन 120। इसके साथ अगर दो चार पुलिस वाले ज्यादा हों या कई ने मिलकर ये घटना करी हो, तो इसमें दूसरा सेक्शन 3/5 भी लग सकता है, 3/5 भी लगता है। इसी तरीके के पुलिस वाले जो और अपराध करते हैं, उससे रिलेटेड एक सेक्शन 190 भी, अभी मेरे पे केवल 2-4 मिनट है लेक्चर के लिए, 198 भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। वो छोटे-छोटे सेक्शंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उनमें आपका मैं। मैं जानता हूँ कि लेक्चर बड़ा हो जाता है, लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें टाइम लगता है। और ये बातें जब मैं कई बार बेर-बेर रिपीट करता हूँ ना, ये इसलिए करनी पड़ती है कि आपके दिमाग में ये लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएँ कि आप पेपर में दे सकें ये। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है, ये जो मैंने बताया, इसमें 3 सेक्शन मैंने बताना चाहूँगा। 120, 198 और 199, ये एक सीरीज़ है। अगर पुलिस के अपराध की कोई चार्जशीट आती है कभी, तो इसी में आ सकती है। इसके अंदर यदि पुलिस ने जान से ही मार दिया है, 302 कर दी है, तो 302 की जो धारा है, सॉरी 302 तो अब नहीं कहना चाहिए, अगर 103 कर दी है, अर्थात अब मर्डर की डेफिनिशन जो है 103 में है। अरे 103 कर दिया तो 103 भी जुड़ सकती है, तो 120 हट जाएगी, 120 हट के 103 जो मर्डर की धारा वो आ जाएगी, या दूसरी धारा, तो और धाराएं भी इसके साथ लग सकती हैं। लेकिन अगर 34 लगानी है तो इसके साथ 3/5 और लगाई जा सकती है, यदि एक से ज्यादा पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है तो अब टॉपिक पर समय कम, जल्दी जल्दी में खत्म करते हैं। एक सेक्शन है इसमें, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विद इंटेंट टू
कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। जब पुलिस ऑफिशियल, ये भी आप लगा सकते हैं, जब पुलिस ऑफिशियल कानून के अंदर दी गई विधि का पालन नहीं करते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं, अर्थात लॉ का डिसोबे करते हैं, तब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या कहती है? जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश को जो उस ढंग के बारे में, जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना चाहिए, जानते हुए इस शास्त्र से या संभाव जानते हुए अवज्ञा करता है और ऐसी अवज्ञा किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। देखिए, अब 120 है, 120 भी लगा, ये अवज्ञा ही तो है। पुलिस को मारना पीटना नहीं चाहिए था, पुलिस ने मार पीट भी दिया, तो ये लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हो गया। हमारा लॉ ये कह रहा ना, हमारा लॉ क्या है? भारतीय न्याय संहिता हमारा लॉ है, हमारी संविधान, हमारी सरकार का बनाया हुआ लॉ है, हमारी जो लेजिस्लेटिव एजेंसीज है उन्होंने बनाया हुआ। तो ये 190 सेक्शन कहता है जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट, ये तो पब्लिक सर्वेंट के लिए कहता है, नॉट ओनली पुलिस, दिस इज यूज फॉर द पब्लिक सर्वेंट, एप्लीकेबल ऑन हॉल, सभी पे लागू होता है पब्लिक सर्वेंट। जैसे मैं भी रहा कभी तो पब्लिक सर्वेंट रहा, तो जब पब्लिक सर्वेंट होता कोई व्यक्ति, जो पब्लिक सेवक होता हुआ अगर कोई विधि का विरुद्ध काम करता है, जैसे मैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा, तो मेरा काम यह नहीं है कि मुलजिमों को सजा कराऊं। यदि मैं इस तरीके से जानबूझकर उसको, निर्दोष को भी सजा कराने की कोशिश करूंगा, तो मैं भी इसमें ऑफेंडर हूं। तो इस सेक्शन में इतना ही समझें कि जब लोक सेवक जो कानून में विधि के अंदर दिया हुआ है कि इस तरह का काम ना करें, और वो करता है और लॉ की डिसोबे करता है, तो वो उसके ऊपर 190 लगाई जा सकती है। अब एक सेक्शन और है, जरा सा यहां और कर दें इसको, 199। अंग्रेजी के स्टूडेंटों के लिए रह जाता है थोड़ा सा, पहले 198 के लिए कर देते। पब्लिक सर्वेंट disobeying law with intent to cause injury to any person, whoever being a public servant knowingly disobey any direction of law as to why in which he is conducted himself or a sub public servant intending to cause or knowing it likely to that he will be such disobedience cause injury to any person shall be punished with imprisonment for a terms which may extend to 1 year or with fine और विद बोथ। ये अंग्रेजी स्टूडेंटों के लिए। अब ये जरा पढ़ लें 190, हिंदी में पढ़ता हूं पहले। लोक सेवक, पब्लिक, द पुलिस ऑफिशियल आर आल्सो पब्लिक सर्वेंट, आल्सो लोक सेवक। लोक सेवक मीन्स एनी गवर्नमेंट सर्वेंट who received remuneration or salary from the government is called public servant और ए लोक सेवक। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिसिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है किसी ऐसी रीति से जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश को किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करेगा। धारा 64, धारा 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 143, 40 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23 की धारा 173 के अधीन दी गई सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा। वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, किंतु वह 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। समय कम बचा है भाइयों, लेक्चर लंबा हो जाएगा। Public servant disobeying direction under law, whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance of any place at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other manner, knowingly disobey or to prejudice of any person or any other direction of law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। तो पब्लिक सर्वेंट जो आज्ञाएं, जो नियम बनाए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है, यहां तक ही समझे 90 को, और वो
तो उसको भी इन सेक्शंस के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दो सेक्शंस के लिए समझ लें जरा क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो है ना, आपका जो 190 सेक्शन है, इट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर्ड or no direction can be given by any police officer to register FIR in this case because this is a non-cognizable case. So permission of magistrate is required in these sections for investigation. बेलेबल है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है थोड़ा सा वो है, उसमें 2 वर्ष तक की सजा है लेकिन वो कॉग्निजेबल है, वो कॉग्निजेबल है और जमानतें भी है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन एक आप ये देख लीजिए इन सेक्शंस के अंदर सबसे बड़ी, जहां तक मैं जो मुझे लगता है, वो तो वैसे तो मैं बताऊंगा सीआरपीसी जब पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि लॉ में चेंज आया है। लेकिन एक नियम बता दूं, जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी को मुलजिम बनाया जाता है, अगले टॉपिक में बताऊंगा इसको, नहीं अभी नहीं, तो सॉरी ये बता देता हूं, तो उसको, क्योंकि 32 मिनट हो चुके हैं, तो उसके लिए उसके सीनियर ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर मींस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसएसपी, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अर्थात एक सैंक्शन एक बड़ा विषय बाद बताऊंगा, सैंक्शन लेनी पड़ती है। यदि ऐसे केसेस में आप सैंक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे मुकदमे का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ये पूर्व लॉ की बात बता रहा हूं, इस लॉ की भी क्लियर करूंगा किसी दिन, क्योंकि जब पूरी सीआरपीसी जो नई भारतीय सुरक्षा संहिता बनी है, ये नागरिक दंड संहिता है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो सुरक्षा संहिता में वो प्रोविजंस दिए हुए गए कि किन केसेस में सैंक्शन की जरूरी है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इतना चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि 100% सैंक्शन पुलिस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन आवश्यक होती है। कारण क्या है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट बीच में पब्लिक के रहकर काम करता है, तो पब्लिक झूठे मुकदमे भी दर्ज करा सकती है उसे। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बचाने के लिए, उसको निर्दोष पुलिस ऑफिशियल सजा ना पा जाए या पब्लिक सर्वेंट ना दबाव में आ जाए, तो उसके लिए एक जांच इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, जो जांच करने के बाद ये पाती है कि अपराध किया है, तब ये परमिशन मिलती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए समझ